का सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं टेलीविजन पर पहला चलने वाला इन्वेस्टर क्लब। आवाज इन्वेस्टर क्लब में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज हमारे दो खास मेहमान अनु जैन जी और टीएस हरिहर साहब जुड़ चुके हैं और काफी सारे दर्शक हैं जो आज सीएनबीसी आवाज के इस मुंबई स्टूडियो में पहुंचे हैं और अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। अनु जी, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज ट्वीट पर वो यही है कि मई सीरीज के बाद जून की सीरीज कैसी रहेगी, ये बताइए आपको कैसा लग रहा है सेटअप। और आज तो एक अच्छी रैली देखने को मिली शुक्रवार को। ये एक प्रीकर्सर है क्योंकि आपकी पॉलिसी जो है वो अब 3-4 दिन में है एंड ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से नाउ वी आर वेरी क्लोज, सो इट्स अ प्रीकर्सर टू इट। जहां तक कि हम देखते हैं कि अब एक 25 बिप्स मोर और लेस बिल्ट है इस सीरीज में। आपके पास बारिश है, आरबीआई का रेट कट है, ग्रीस है, येलेन है, जीडीपी नंबर्स है, तो ये है। काफी लंबा चौड़ा कॉकटेल है। पर जिस हिसाब से हमने पिछले 4 दिन निकाले हैं, अब 8,270 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और जो हमने पिछली बार एक 8,480 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखा था, तो ये दोनों एकदम शॉर्ट टर्म के एक 200 पॉइंट का लगभग एक बैंड बन रहा है। अगर आप ऊपर की तरफ ये बैंड तोड़ते हैं तो 100-150 पॉइंट करीब 8,600 तक की जगह मिल जाती है, हेडरूम मिल जाता है। उसके ऊपर क्रॉस करना काफी तकलीफदायक रहेगा। और अगर नीचे 8270 अगर डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं या ग्लोबल कंसर्न्स की वजह से टूटता है तो हम वापस वो 8,000 का जो लेवल हमने टेस्ट किया था उस तरफ की ओर चलेंगे। पर जो गुंजाइश है जो आज की तरफ दिख रहा है वो 8480 क्रॉस करके एक पॉजिटिव साइड पे ज्यादा दिख रहा है। वाह, तो एक पॉजिटिव नोट पर जून सीरीज की शुरुआत हुई है और आगे का आउटलुक भी पॉजिटिव हो सकता है बशर्ते आरबीआई एक अच्छा सरप्राइज दे, पॉजिटिव तरफ हो। लेकिन 25 बेसिस पॉइंट तो हरिहर साहब सब मानकर चल रहे हैं डिस्काउंटेड है। ये बताइए 50 हो सकता है क्या आपको लगता है? और अगर कुछ भी नहीं होगा तो कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है? उम्मीद करें वैसा ऐसा ना हो। नहीं, आई थिंक पहली बात यदि रेट कट नहीं हुआ तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, बिकॉज लगभग मार्केट में अराउंड 25 बेसिस पॉइंट फैक्टर हो चुका है। तो आई थिंक यदि नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से एक तो डिसअपॉइंटमेंट होगा, दूसरी बात है कि मार्केट पे इम्पैक्ट काफी नेगेटिव हो सकता है। तो दो बात है। मुझे 50 बेसिस पॉइंट्स थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट बट मुझे मुश्किल लग रहा है। आई थिंक क्योंकि पिछले दो क्रेडिट पॉलिसी आई थिंक पिछले 5 महीने में हैड अबाउट 50 बेसिस पॉइंट्स कट, तो एक ही पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट का कट मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट आई थिंक 25 इन माय व्यू इज व्हाट सीम्स टू बी द मोस्ट लाइकली सिनेरियो। तो आई थिंक मेरे ख्याल से 25 बेसिस पॉइंट मिलना चाहिए, पर यदि 25 नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से काफी एक नेगेटिव सेंटीमेंट और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ऑलराइट, चलिए तो 2 तारीख को अब तय हो जाएगा कि गवर्नर साहब क्या करते हैं। लेकिन काफी सारे दर्शक हैं जो और भी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। सीधे चलते हैं हिरेन जी के पास। हिरेन जी, आप बिजनेसमैन हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं? आई एम अ बिजनेसमैन। मैं तकरीबन 22 साल का तब से मैंने एसआईपी स्टार्ट की है। वेरी नाइस। जिसका एवरेज रिटर्न 15 to 20% रहा है एनुअल। लेकिन अभी मुझे डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन सी सही पिक रहेगी और मिड कैप्स में। और नजरिया आपका लंबी नजरिया मिनिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 10 साल। मिनिमम 10 साल। वेरी नाइस। और कितना पैसा लगाना चाहते हैं शेयर बाजार में आप? शुरू करना चाहता हूँ, जैसे एसआईपी 25,000 कर रहा हूँ, वैसे हर महीने थोड़े थोड़े करके डालना चाहता हूँ, अराउंड 50,000 पर मंथ। हरिहर साहब बताइए, 50,000 रुपए पर महीने लगाना चाहते हैं शेयर बाजार में, बहुत लंबी अवधि का नजरिया, क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले बात ये कहना चाहूंगा कि यदि पिछले 10-12 साल से इन्होंने यदि 15-18% का रिटर्न कमाया है तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा रिटर्न है। आई डोंट थिंक इवन द इंडेक्स इज गिवन दैट काइंड ऑफ रिटर्न। सो इफ ही हैज गॉट दैट काइंड ऑफ रिटर्न इन म्यूचुअल फंड्स, मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग एसआईपी आपका चल रहा है आप उसे बंद मत कीजिए या उसे शिफ्ट मत कीजिए। इसके अलावा ट्राई टू स्टार्ट इन अ स्मॉल वे ऑन टू इक्विटीज। आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स लीजिए, लाइक जो टिपिकली एक रेंज में रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप फार्मा लीजिए या एफएमसीजी लीजिए, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इनके अर्निंग स्ट्रांग है, मार्जिन अच्छे हैं और एक रेंज में रहते हैं। जब भी आपको लोअर एंड ऑफ द रेंज में मिले तो वो स्टॉक्स खरीदिए। बट आई स्टिल थिंक यदि आपने 15 से 20% रिटर्न कमाया है एसआईपी में तो एसआईपी को बंद मत कीजिए। आप एसआईपी बंद करके स्टॉक्स में मत जाइए। इन एडिशन टू एसआईपी आई थिंक स्टार्ट पुटिंग इन सम स्टॉक्स। अनु, आपकी क्या राय होगी? जहां तक हम वेल्थ मैनेजमेंट में क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, हम कहते हैं कि बेसिकली जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो वेल रिसर्च्ड होते हैं और उस पे ज्यादातर आपको 2500 रिपोर्ट भी मिल जाएंगी जहां पे आपको सही एडवाइस मिल जाएगी, चाहे वो HDFC बैंक है या आपका SBI है, रिलायंस है। तो वहां पे आप थोड़ा बहुत निवेश अपनी समझ बूझ के साथ किसी इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के साथ कर सकते हो। पर जहां पर मिड कैप्स की बात होती है वो काफी अनरिसर्च्ड रहते हैं और उसमें कौन सा सही टाइम एंट्री का है और एग्जिट का है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हमारी सलाह हमेशा यही रहती है कि अगर आपको डायरेक्ट पोर्टफोलियो करना है तो वो ज्यादातर लार्ज
लार्ज कैप्स का रखिए, और जहां तक कि मिड कैप्स का आपका एलोकेशन है वो म्यूचुअल फंड की तरह खेलिए, बिकॉज जो एक रीच आउट एक म्यूचुअल फंड का इंफॉर्मेशन पे है, कंपनी के रीच पे है, वो आपका एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं होगा। तो वो बैलेंस अगर आपको करना है तो डायरेक्ट स्टॉक्स में लार्ज कैप खुद कीजिए, मिड कैप्स डेफिनेटली थ्रू द म्यूचुअल फंड्स। चलिए महमूद जी भी हैं हमारे साथ। महमूद शेख साहब, बताइए, LIC में एजेंट हैं आप और क्या जानना चाहते हैं? सर मैं कंफ्यूज हूँ। मैं MRPL के वक्त से जो IPO जब आया था, जब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा करके। जब आपने सवाल हमें भेजा था पहली बार कि 32 स्टॉक्स हैं आपके पास, हाँ 32 स्टॉक है, उसमें से कुछ 10-12 स्टॉक तो मुझे लॉस ही दे रहे हैं, मगर कुछ स्टॉक ने मुझे उस लॉस को भरपाई कर दिया जी। वोल्टास जैसे वोल्टास हो गया, श्री कलश पाइप हो गया, फिर क्या बोलते हो मंगलम सीमेंट हो गया, कोलते पाटिल हो गया। ओके, तो काफी रिसर्च करनी पड़ती होगी आपको। हाँ सर, मैंने मेरी मिसेस को इसके लिए लेके आया हूँ। वो मुझे कोसती है, तुम क्या उधरी बैठे हो CNBC आवाज के बहाने, तो मैं वो सब देखते रहता हूँ। वो मुझे इसके लिए उनको लेके आया हूँ। चलिए, मिसेस को और मेरी बेटी को लेके आया हूँ। ऑलराइट हरिहर साहब, देखिए अभी कुछ देर पहले अनु भी कह रही थी, अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मिड कैप स्टॉक्स में घुस जाएं तो आपको काफी समय लगेगा। ये बताइए, इनकी रणनीति आपको ओवरऑल कैसी लग रही है? नहीं, सबसे पहले मैं आपको इश्यू समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपने 32 स्टॉक में लगाया और शायद कुछ एक 10-15 स्टॉक में आपको प्रॉफिट हुआ और 10 में लॉस हुआ। हाँ, यस सर। मेरे ख्याल से कोई भी पोर्टफोलियो में वही होता है। सी इट्स वेरी अनलाइकली दैट आपने 32 स्टॉक खरीदा और लगभग सारे 32 आपके चमक गए, वैसा कभी होता नहीं। मैं एक मल्टीबैगर के पीछे भाग रहा हूँ, जो वो एक ही बार मिला था मुझे, मल्टीबैगर वो NID लिमिटेड, उसको मैं खो चुका हूँ, मतलब बेच के कमा लिया और निकाल भी दिया। फिर उस तरह पैंटा मीडिया वगैरह था ना, उसमें डाल के मैं लॉस कर दिया। अब वो बीच में मैं 5 साल का गैप किया हूँ, फिर वापस से एंटर मारा हूँ। अभी सब ऐसा कर रहा हूँ, बेचता नहीं हूँ मैं कुछ समय तक। इन लोग आवाज में सुनता हूँ अभी बुल मार्केट कब आएगा, ये कब आएगा, वो देख के मैं फिर अपनी स्ट्रेटेजी बदलता हूँ। देखिए, मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि मल्टीबैगर्स उतने फ्रीक्वेंटली नहीं बनते मार्केट में। फॉर एग्जांपल, आप पिछले 6 साल देखोगे तो मेरा जहां तक ख्याल है शायद एक आयशा मोटर्स को छोड़ के मुझे नहीं लगता, या शायद पेज इंडस्ट्रीज, आई थिंक 2 या 3 स्टॉक, मुझे बाकी याद नहीं आ रहा है, आउट ऑफ आई थिंक 6-7,000 स्टॉक्स जो लिस्टेड है, शायद से 3 स्टॉक मल्टीबैगर रहे हैं। तो द प्रोबेबिलिटी अगर आपके हाथ में मल्टीबैगर लगेगा बहुत लो है, तो आप मल्टीबैगर के पीछे मत भागिए। आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए। आई थिंक व्हाट अनु वाज सेइंग इज परफेक्टली राइट। क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए, ओके, और होल्ड ऑन कीजिए। इसमें मैं तो कहता हूं कि मार्केट में एक्चुअली 2 बेसिक रूल्स है। जब आप गलत हो, व्हेन योर कॉल गोज रॉन्ग, अब जितना जल्दी हो सके एग्जिट कीजिए, और जब आप सही हो जितना हो सके होल्ड कीजिए। दैट इज द डिफरेंस। बिकॉज निफ्टी 20 के बारे में बताइए, अगर मेरा माइंड चल रहा नहीं, मान लो कि मैं अभी गलत हूँ, तो अभी मुझे इनके CNBC आवाज में मुझे मालूम पड़ा कि निफ्टी 20 में डालिए। आपको अगर टाइम नहीं है तो अभी मैं बहुत बिजी हो गया अपने काम में, तो मैं अभी उतना टाइम दे सकता नहीं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जो कुछ भी मुनाफा मिलूंगा तो निफ्टी 20 में डाल दूं, जो भी निफ्टी 20 वो ETF में। ETF पिछले हफ्ते CNBC आवाज पर इसी शो में आके शर्मा जी ने कहा था कि अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे शेयर हो गए हैं आपके पास, तो सबसे बेटर है निफ्टी को अगर आपको ट्रैक करना है तो निफ्टी 20 में। मतलब क्या है निफ्टी 20? नहीं, निफ्टी 20 में होता क्या है कि इसे ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। वेरी सिंपल टर्म्स में आज समझ लीजिए निफ्टी 8,400 के आसपास है। यहां से निफ्टी यदि 9,000 गया, दैट इज 600 पॉइंट, लगभग 8%, 8% रिटर्न है, तो आपको ETF में भी 8% रिटर्न मिलेगा। मेरा मानना है कि यदि आपको ETF खरीदना है तो आप तब खरीदिए जब निफ्टी एक लोअर लेवल पे हो, ओके। और यदि यहां से निफ्टी 10,000 पे गया तो आपको ETF में शायद 15-16% रिटर्न मिल सकता है। यदि आपको ऐसा पैसिव इन्वेस्टिंग करना है तो मेरे ख्याल से इक्विटी, एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड वुड बी अ बेटर ऑप्शन rather than trying to get into an ETF जिसमें आपको सिर्फ इंडेक्स रिटर्न मिलेगा। whereas आप यदि एक म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड पे जाओगे तो वहां एक फंड मैनेजर है जो सेलेक्ट कर रहा है, यूजिंग रिजल्ट्स टू सेलेक्ट, तो आपको एडिशनल रिटर्न अबव द इंडेक्स मिल सकता है। तो आपको पैसिव करना है तो मैं एटलीस्ट एडवाइस करूंगा कि ETF इज ओके जब निफ्टी एक बहुत लो लेवल पे आ गया, तब अलग बात है। 10 टाइम्स वैल्यूएशन, 11 टाइम्स वैल्यूएशन निफ्टी में, वो अलग बात है। पर आई थिंक आज की तारीख में मेरे ख्याल से इक्विटी म्यूचुअल फंड पे आप SIP जैसा कुछ करोगे तो मेरे ख्याल से आपको और बेहतर रिटर्न मिल सकता है। चलिए, वक्त है फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन अगर आप भी सोच रहे हैं इस शो को देखकर कि आप CNBC आवाज के स्टूडियो में कैसे पहुंचे, कैसे पूछें अपने सवाल, तो रास्ता आसान है। अपना फोन उठाइए, लिखिए AIC और स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड, जी हाँ, और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और आवाज इन्वेस्टर क्लब में आज भी दर्जनों इन्वेस्टर्स हैं जो आवाज के स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे खास मेहमान अनु जैन और टीएस हरिहर साहब भी आज यहाँ पर आपको राय दे रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। राजेश मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी बताइए क्या करते हैं आप और क्या जानना चाहते हैं आज हमारे एक्सपर्ट से? सर मैं डायमंड ज्वेलरी बनाता हूँ। वेरी नाइस। और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ जी। और मेरा सवाल आज ये है कि कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर डेट नहीं होता, जो अच्छा डिविडेंड भी देते हैं और उसके बाद अच्छी कैश भी होती है, फिर भी उसका मार्केट के वो कैश से नीचे चल रहा होता है। इसका रीजन क्या है? मतलब सब कुछ अच्छा दिखता है लेकिन शेयर का भाव अच्छा नहीं दिखता। हाँ अच्छा ऐसा होता है कि जैसे उसके पास 125 करोड़ केस है, तो ऐसा कौन सा शेयर है जो आपके पास है जिससे आप परेशान हैं? जैसे बाई मेटल बेरिंग है मेरे पास, उसके पास कंपनी के पास 125 करोड़ रुपया कैश है और उसका मार्केट कैप 119 करोड़ का है। कंपनी हर साल 60-70% डिविडेंड देती है 10 रुपए की फेस वैल्यू पे। और ये एक इंटीग्रेटेड बेरिंग कंपनी है जो कि रेलवे और डिफेंस को भी। और आपने खुद रिसर्च करके ये शेयर चुना? हाँ ये चुना है मैंने। और इस तरह के कितने शेयर हैं आपके पास? कई शेयर है सर, जो कुछ चलते हैं जो नहीं चलते उसके ऊपर हमारा सवाल होता है। मुझे पूरा यकीन है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने इनका नाम नहीं सुना होगा। चलिए ये बताइए तरीका क्या है फिर से? देखिए इन्वेस्टर्स काफी परेशान रहते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, लेकिन वो शेयर दरअसल इनको प्रॉफिट बनाकर देते नहीं है। क्या करना चाहिए ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स को? नहीं, पहली बात तो ये है कि जाने आपके सवाल आपने जो सवाल किया कि क्यों कोई स्टॉक्स चलते नहीं है, ये जनरली मार्केट में होता क्या है कि जो कंपनीज पे ग्रोथ होती है, जो 10-15-20% जो भी ग्रोथ होता है उस पर निर्भर होता है आपका प्राइस परफॉर्मेंस। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लीजिए, 15,000 करोड़ का कैश है, आप इन्फोसिस लीजिए 8,000 करोड़ का कैश है, बट मार्केट वो नहीं देखता। मार्केट ये देखता है कि इनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ईपीएस कितना ग्रो होगा और अगले 5 साल में यहां से कितना अर्निंग्स पे ग्रोथ होगा। अर्निंग्स पे ग्रोथ रहा तो भले उनके पास कैश बैलेंसेस कम भी हो तो भी ये स्टॉक चल जाए। दैट इज द वे द मार्केट वर्क्स एवरीवेयर। तो आई डोंट नो, मैंने बायोमेटल बेरिंग्स फ्रैंकली ट्रैक नहीं किया तो उतना मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता हूं, पर आपकी जो सवाल है कि क्यों कोई स्टॉक्स नहीं चलते हैं, उसका आंसर ये है कि मार्केट गोज बाय ग्रोथ रहा तो मार्केट वैल्यूएशन देता है, ग्रोथ नहीं रहा तो मार्केट वैल्यूएशन नहीं देता। जानू मुझे लगता है ये जानने की जरूरत है लोगों को काफी सारे कि आइडेंटिफाई कैसे करें अच्छे शेयर कौन से हैं और कहां पर पैसा आगे बन सकता है, इसके बारे में अगर बताएं। देखिए जहां तक आपके शेयर का भी सवाल है, वो हो सकता है जिसको वैल्यू पिकिंग बोलते हैं, जो बहुत इन्वेस्टर्स करते हैं, वो उस तरीके से बिल्कुल उस चीज में उस आंकड़े में फिट हो। तो ग्रोथ है, ग्रोथ आपको मार्केट को एक तरीके से देखेगा, बट अगर आप वैल्यू पिक कर रहे हैं तो यूजुअली उसको आपको 3-4-5 साल सिर नीचे करके बिल्कुल वो रखना होता है, उसके बाद वो आपको रिटर्न देता है। तो वो 5 साल के बाद कभी कभी ऐसा रिटर्न दे देता है कि आपको 5 साल का रिटर्न एक साथ आ जाता है, बट उसमें आपकी रिसर्च कितनी सही है और कितनी गलत है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इट इज लाइक यू आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग विद दैट कंपनी। जहां तक कि किस तरीके से कंपनीज को चुने, हम लोग जब मेन चीज देखते हैं कि वो क्या बिजनेस कर रही है, जो मेन बिजनेस है। अब हमने देखा पिछले 3 साल से टेलीकॉम एज अ स्टॉक चले ही नहीं है, चाहे वो अच्छी से अच्छी कंपनी हो। कौन सा बिजनेस करिए, उस बिजनेस का अगले 3 साल का क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके अंदर फिर उसका क्या पोजीशनिंग है, क्या वो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, क्या उसके पास प्राइस पैरिटी है, क्या वो अपने दाम मांग सकता है और उसको मिलेंगे, वो सप्लाई सिचुएशन कैसी है। फिर मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका मैनेजमेंट कितना क्लीन है, लिक्विडिटी कितनी है मार्केट में, उसको कौन से बड़े इन्वेस्टर्स होल्ड कर रहे हैं, वो सारी चीजें। ये मैंने आपको 4 चीजें गिनाई है, ऐसी और भी बहुत है, बट वो चीजें अगर आप अपने उसमें रखेंगे कि इसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा। फिर बहुत से इन्वेस्टर्स अपनी प्रायोरिटी अलग कर लेते हैं कि मुझे जो कंपनी में ईपीएस ग्रोथ 20% की होगी अगले 2 साल, वो वाली चाहिए। तो फिर अब वो आप जैसे जैसे करेंगे आपके वो पैरामीटर्स और फाइन ट्यून होते जाएंगे। थैंक यू। चलिए अपेक्षा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अखिलेश जी भी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे याद है पिछले आवाज इन्वेस्टर क्लब में भी आप आए थे, तो बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि काफी सारी ई कॉमर्स कंपनीज ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है और उन्होंने वेंचर कैपिटल के थ्रू
यहाँ पे अपने फंड्स इकट्ठा किए हुए और रेज किए हुए हैं, बट यहाँ की हालांकि गवर्नमेंट ने कोई उनको सपोर्ट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ IPO या कोई और माध्यम से. सो इन केस दे डू कम अप विथ IPO और समथिंग, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन देम? तो आप कह रहे हैं कल को अगर फ्लिपकार्ट या किसी और का IPO आए तो उसमें पैसा लगाना सही होगा या नहीं होगा? और गवर्नमेंट सपोर्ट ऐसा कुछ करेगा? विल दे गिव देम दी? मुझे लगता है आप इस पूरी थीम के साथ इसको मिस कर रहे हैं इस समय शेयर बाजार में, और आप चाहते हैं कि इस थीम का कैसे फायदा उठाया जाए. करेक्ट. क्या मैं सही समझ रहा हूँ आपका सवाल? हरिहर साहब बताइए. काफी लोग कहते हैं जिस हिसाब से PE डील्स हो रही हैं, इतने ऊंचे वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, ये लिस्टेड होते तो शेयर और इन लोगों के पास होते तो कितना पैसा बनाते. ये बताइए कैसे इस थीम में पार्टिसिपेट किया जाए. सबसे पहली बात मैं आपने एक सवाल कि गवर्नमेंट पे क्या कर रही है. मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सेबी ने एक नया रिपोर्ट निकाला हुआ है एंड दे आर प्लानिंग ए न्यू लॉ कि ये जो फॉर एग्जांपल ई-कॉम कंपनीज है जिनके पहले समझ लीजिए 5-6 साल तक प्रॉफिट नहीं होगी, इनके लॉसेस होंगे, ऐसे कंपनियों के लिए IPO कैसे लाया जाए. तो इस पे एक डिस्कशन पेपर हुआ है और बहुत शॉर्टली उस पर एक सेबी रूल आने वाला है सो दैट ऐसे कंपनीज रेस कर सकते हैं. आज की तारीख में क्या होता है, जब आप IPO के लिए जाते हैं तो पहला सवाल आता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने कितने साल से प्रॉफिट बना रहे हैं. और इनमें से ई-कॉमर्स कंपनीज में किसी के पास प्रॉफिट नहीं होता, सारे लॉस मेकिंग होते हैं. तो इसीलिए मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर आउट ऑफ द इंडियन IPO मार्केट. पर ये आ गया, यदि ये न्यू सेबी लॉ आ गया तो मोस्टली वी मे सी दिस कंपनीज कमिंग इनटू द IPO मार्केट. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग. सी आज की तारीख में इंडिया में आई थिंक देयर आर 2 मेरे ख्याल से है ई-कॉमर्स कंपनीज. वन इज इन्फो एज जो naukri.com साइट चलाती है, और दूसरा है जस्ट डायल. इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्योर ई-कॉम कंपनी जो एज ऑफ नो लिस्टेड है. पर मैं मानता हूं कि यदि ये सेबी का नया रेगुलेशन आ गया तो शायद से काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इंडियन IPO मार्केट के थ्रू आ सकते हैं. हाउ सून दैट कैन बी हमें देखने मिलेगा? टाइम फ्रेम तो बोलना मुश्किल है, पर मैं मानता हूं अगले 6 से 8 महीने में आ सकता है. राइट. चलिए, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है. ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा. आप देखते रहिए आवाज इन्वेस्टर क्लब, CNBC आवाज. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से CNBC आवाज पर. आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब. अनु जैन और TS हरिहर साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और दर्शकों की फौज है यहाँ पर जो जानना चाहते हैं अपने सवाल. हमारे साथ हमारे एक दर्शक मदन लाल अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं. मदन लाल जी बताइए क्या करते हैं आप और क्या जानना चाहते हैं? हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जी. जी पूछिए. और हम जानना चाहते हैं जो मिड कैप शेयर है, हाँ जी, उसके अंदर अगर हम 2-3 साल इन्वेस्टमेंट करें तो कौन से ऐसे शेयर है जिसमें कुछ रिटर्न अच्छा आ सकता है? तो आप 2-3 स्टॉक्स में पैसा लगाकर लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं? लगा तो रखा, कईयों में जी कुछ होता नहीं है, सब नुकसान ही है. लेकिन अभी आपसे पूछ रहे हैं कुछ ऐसे शेयरों के नाम हो गिने चुने 5-4, तो उसमें फिर लगा देंगे. बताइए अनु जी, कोई ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स जिस पर आपको भरोसा हो? इस पे मैं उनसे भी रेफर करना चाहूंगी क्योंकि वो भी कह रहे थे कि बहुत सारे स्टॉक हैं. तो पहले तो मुझे एक चीज आपको एक दोस्त की तरह सलाह देनी है कि उद्देश्य क्या है, पैसा बनाना कि अपनी ईगो को कहीं सेटिस्फाई करना कि मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया है. क्योंकि पैसा बनाना राइट. तो जो उसको सबसे बढ़िया तरीके से कर सकता है आप उसको करने दीजिए ना. म्यूचुअल फंड का मैनेजर जो मिड कैप्स को बहुत अच्छी तरीके से परख सकता है. आप ये समझिए अगर आप 3 मिड कैप या 4 मिड कैप जो आप मुझे कह रहे हैं मुझे बताइए, तो उसमें आपका रिस्क, उसमें से एक भी कंपनी अंडर परफॉर्म करती है तो आपका ओवरऑल रिटर्न तो इम्पैक्ट हो ही जाएगा. वहां पे अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो मिड कैप्स में वो जनरली 50 से 60 स्टॉक्स लेते हैं, तो आपका रिस्क पर स्टॉक बहुत मिटिगेट हो जाता है. प्लस आप कुछ भी कर लीजिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन आपके 3 स्टॉक पे मिलेगी वो जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं उनको उससे ज्यादा तो डेफिनेटली उस स्टॉक के बारे में आइडिया होगा. तो अगर उद्देश्य रिटर्न है तो फिर उसको आप जिसको बेस्ट रिटर्न देना आता है उसको पैसे दे दीजिए. अगर वो फन मनी है, जैसे कि आपको मजा आता है कि मैं ये लूं और ये बेचूं, तो वो एक प्रोपोर्शन आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से 80 रुपए मैं फंड मैनेजर को चलाने दूंगा, 15 से 20 रुपए मैं अपनी अकल लगा के और अपने को सीखने के लिए और अपने आप को इसमें आगे बढ़ाने के लिए यूज करूंगा. तो वो स्ट्रैटेजी अपनाइए. रिटर्न इज मोर इम्पोर्टेंट देन गिव इट टू द राइट पर्सन. I would still say that. हरिहर साहब आप बताइए कोई ऐसे शेयर जहां पर लगता हो कि अच्छा पैसा बने? 1-2 शेयर के नाम मुझे पता था वो पूछेंगे जरूर. बताइए हरिहर साहब. See again,
आई एग्री, यदि आपको मिड कैप पे जाना है तो आई थिंक बाइंग अ मिड कैप फंड बिल्कुल करेक्ट 100%. No, I'll come to the recommendation. No, I'll come to the recommendation. See, waiting for that. नहीं, I'll come to the point. See, broadly, I think thematically what she says is right. In fact, मैं भी मानता हूँ कि यदि मुझे भी कोई मिड कैप स्टॉक खरीदना तो मैं प्रेफर करूंगा कि म्यूचुअल फंड रोड लूं, क्योंकि मिड कैप का जो जनरली लोग बोलते हैं मिड कैप खरीदूं क्या, पर मिड कैप इज नॉट होमोजेनस. ऐसा नहीं है कि मिड कैप कोई एक होमोजेनस यूनिवर्स है. मिड कैप में अच्छे कंपनी है, बुरे कंपनी है, ऐसे कंपनी है जिनके बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जिनको कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैनेजमेंट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो आप कैसे इन्हें ट्रैक करेंगे. सी फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे यदि पूछोगे तो कि आज की तारीख में आपको मिड कैप पे कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत सोचने के बाद शायद आई मे नेम समथिंग लाइक ग्लेनमार्क. बट मेरे ख्याल से ट्राइंग टू recommend a mid cap stock at this point is slightly difficult for me. शायद मैं बोलूंगा ग्लेनमार्क आप यदि अगले 3-5 साल तक होल्ड करो तो शायद आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है. पर अगेन आई वुड स्टिल गिव दैट कैविएट दैट आपको मिड कैप खरीदना है तो जहां तक हो सके आप मिड कैप फंड के जरिए जाइए, डायरेक्ट मिड कैप से मत जाइए. चलिए, तो मिड कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए आपको ज्यादा अच्छा फायदा होगा. और एक शेयर ग्लेनमार्क तो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको सुझाया. उम्मीद करते हैं आप सबके सवालों के जवाब मिल गए होंगे. और अगर कोई सवाल आपके जहन में अभी भी है तो मैं आपको फिर से इन्वाइट कर रहा हूं CNBC आवाज पर, आवाज इन्वेस्टर क्लब में. अगले हफ्ते फिर आप यहां पर आके हमारे दूसरे 2 सेट ऑफ एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं. लेकिन अनु, बहुत बहुत शुक्रिया. हरिहर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आज इस इन्वेस्टर क्लब में आने के लिए और हमारे सभी उलझनों को सुलझाने के लिए. चलिए, मुझे दीजिए इजाजत. आवाज इन्वेस्टर क्लब देखने के लिए शुक्रिया. नमस्कार.